स्टार्ट किया हुआ था कि हमारे पास फ्री कंसेंट का कॉन्सेप्ट, जिसमें से एक चीज़ हमने डिस्कस कर ली थी, दैट वाज कोर्शन, जबर, तशद्दुद। कि जनाब कोर्शन करके अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा भी लेते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइडेबल हो जाएगा। ठीक है, और अगर या तो उस कॉन्ट्रैक्ट को आप अवॉइड कर देंगे या फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को आप कंटिन्यू कर लेंगे। कंटिन्यू करेंगे तो क्या होगा, वैलिड होगा, और अगर उसको अवॉइड करेंगे तो क्या होगा, वॉइड हो जाएगा, और उसके रिजल्ट में क्या होगा, रेस्टिट्यूशन हो जाएगा। क्लियर? और बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है, जो पार्टी इस कॉन्ट्रैक्ट से अपनी जान छुड़वाना चाहती है। ठीक है, आगे अब हम चलते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस की तरफ। सेकंड नंबर पे जनाब हमारे पास अनड्यू इन्फ्लुएंस। जालिम इंसान, तुम्हें शर्म नहीं आती किसी की मजबूरी का नाजायज फायदा उठाते हुए? ये जो टर्म है, किसी की मजबूरी का नाजायज फायदा उठाना, अनड्यू इन्फ्लुएंस कहलाता है। दो पार्टीज में एक ऐसा रिलेशन हो कि एक पार्टी ऐसी पोजीशन पे हो जो कि दूसरी की विल को, दूसरी की चाहत को डोमिनेट कर रही हो, कंट्रोल कर रही हो, और वो बंदा अपनी पोजीशन को यूज करके कोई अनड्यू बेनिफिट हासिल करे। हम क्या कहेंगे कि इस बंदे ने क्या किया, अनड्यू इन्फ्लुएंस चार्ज किया। ओके, तो हम यहां पे ये कह सकते हैं जनाब, अ कॉन्ट्रैक्ट is induced by undue influence if the relationship between two parties is such that one party dominate the will of other, and dominating party uses that position and obtains unfair advantage। हम कहते हैं कि जनाब एक कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है। किस सिचुएशन में, अगर दो पार्टीज में ऐसा रिलेशन हो कि एक पार्टी दूसरे की विल को क्या कर रही हो, डोमिनेट कर रही, और जो डोमिनेटिंग पार्टी है वो अपनी इस पोजीशन का फायदा उठा के, उसको मिसयूज करके कोई अनफेयर एडवांटेज, कोई अनड्यू बेनिफिट, ठीक है जी, कोई नाजायज फायदा हासिल करे। ओके, तो हम इसको क्या कहेंगे जनाब, ये आपके पास अनड्यू इन्फ्लुएंस इंड्यूस किया गया या चार्ज किया गया। क्लियर? अच्छा, अब लॉ कहता है कि जनाब ये अनड्यू इन्फ्लुएंस चार्ज हुआ है, इसका बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? हम कहते हैं जी इसका बर्डन ऑफ प्रूफ है डोमिनेटिंग पार्टी के ऊपर। उसने ये साबित करना है कि मैंने किसी किस्म का अनड्यू इन्फ्लुएंस चार्ज नहीं किया। ठीक है, छोटी सी इसकी एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद इसको थोड़ा सा लीगल पॉइंट्स की तरफ हम लोग मूव ऑन करते हैं। मिसाल के तौर पर मिस्टर ए और मिस्टर बी। मिस्टर ए जो है वो एक डॉक्टर है और मिस्टर बी जो है वो एक पेशेंट है। ए बिल्कुल बीमार है बेचारा, और डॉक्टर कहता है जनाब मैं इसका ऑपरेट करूंगा, लेकिन इसके ऑपरेशन के लूंगा मैं 10 लाख रुपए।
कितने पैसे लूँगा? 10 लाख रुपए। बी कहता जी सर आप ऑपरेशन करें, 10 लाख रुपए आपको हम पे कर देंगे। ए ने ऑपरेशन किया बी का, बी ने पैसे देने की बजाय कोर्ट में जाके क्या कह दिया कि जी अनड्यू इन्फ्लुएंस था। क्या था? अनड्यू इन्फ्लुएंस था। तो अब लॉ कहता है कि जनाब अनड्यू इन्फ्लुएंस में डोमिनेटिंग पार्टी कौन है? डॉक्टर। तो अब डॉक्टर को साबित करना पड़ेगा कि सर मैंने अनड्यू इन्फ्लुएंस चार्ज नहीं किया। मतलब जो आपके पास जो एग्रीव्ड पार्टी है, पहले उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो दूसरी पार्टी है, एक्यूज्ड पार्टी जो है, वो डोमिनेटिंग पोजीशन में थी। ठीक है, पहले इसको ये साबित करना पड़ेगा। फिर ये साबित करेगा कि जी मैंने अनड्यू इन्फ्लुएंस चार्ज नहीं किया। अगर ये साबित नहीं करता तो कॉन्ट्रैक्ट क्या समझा जाएगा कि अनड्यू इन्फ्लुएंस इसके ऊपर करवा के कॉन्ट्रैक्ट साइन किया करवाए गए। ठीक है, कहानी को जरा ध्यान से समझिएगा। पहले किसने साबित करना है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस चार्ज करने की पोजीशन में ये बंदा था या नहीं? एग्रीव पार्टी। एग्रीव पार्टी ने ये साबित नहीं करना कि अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ या नहीं हुआ, इसने ये साबित करना है कि ये बंदा डोमिनेटिंग पोजीशन में था। इसने साबित करना है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस चार्ज नहीं किया मैंने। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस बंदे के ऊपर है? डोमिनेटिंग पार्टी के ऊपर। इज इट ओके? अच्छा, अब लॉ कहता है कि नॉर्मल सिचुएशन में क्या होगा? एग्रीव पार्टी को पहले साबित करना पड़ेगा कि अगला बंदा जो था वो डोमिनेटिंग पोजीशन में था, उसके बाद केस चलेगा। लेकिन लॉ कहता है जी कुछ केसेस के अंदर मैं एजम्पशंस ले लेता हूं, मैं प्रिज्यूम कर लेता हूं। किस चीज को प्रिज्यूम करता हूं? कि जो बंदा एक्यूज्ड पार्टी है ये वाकई ही डोमिनेटिंग पोजीशन में होगी। यहां पे एग्रीव पार्टी को साबित करने की जरूरत नहीं है कि अगला बंदा, एक्यूज्ड पार्टी जो थी वो डोमिनेटिंग पोजीशन में थी। नॉर्मल केसेस में क्या होता है? एग्रीव पार्टी पहले साबित करेगी कि अगला बंदा क्या था? डोमिनेटिंग पोजीशन में था। लेकिन लॉ कहता है कि कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जहां पे उसको साबित करने की जरूरत नहीं है, हम एज्यूम कर लेंगे कि वैसा वाकई ये डोमिनेटिंग पोजीशन में हो सकता है। तो प्रिजम्पशन ऑफ डोमिनेशन, प्रिजम्पशंस रिगार्डिंग डोमिनेशन, कि डोमिनेटिंग पोजीशन में अगला बंदा है, इसकी प्रिजम्पशन आपने लेनी है। तो इसकी प्रिजम्पशन के लिए हम लोग क्या कहते हैं जनाब? कब समझेगा लॉ? नंबर 1, अ पर्सन हैविंग apparent or ostensible authority over other. Apparent और ostensible authority, देखिए बेटा, apparent और ostensible authority का मतलब क्या है? हम कहते हैं कि जनाब आपके पास अगर दिखने में ये लग रहा हो कि हाँ भाई अगला बंदा जो है वो, उसके पास कोई पावर है, उसके पास कोई अथॉरिटी है दूसरे बंदे के ऊपर, तो हम क्या समझ लेंगे? अब यहाँ पे एग्रीव पार्टी को साबित करने की जरूरत नहीं है कि ये बंदा डोमिनेटिंग पोजीशन में था। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक टैक्स ऑफिसर है और एक टैक्स पेयर है। टैक्स ऑफिसर का काम क्या है जी? कलेक्ट करना। टैक्स पेयर का काम है पे करना। अब हुआ ये कि जनाब टैक्स ऑफिसर ने तकरीबन कोई 1 करोड़ रुपया ले लिया टैक्स का नाम लेके। अब इसने कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर ने कर दिया कि जी ठीक है मैं आपको 1 करोड़ रुपया दे दूंगा, तो ये वो ईच एंड एवरीथिंग, ये जनाब चले गए कोर्ट में और जाके कह दिया कि सर इस तरह से इन्होंने मेरे साथ एग्रीमेंट किया है, लेकिन ये अंडर इन्फ्लुएंस है, मुझे था कि ये टैक्स ऑफिसर हैं, कहीं ये ना हो कि मुझे जनाब ये जेल में भिजवा दें, कहीं ये ना हो कि जनाब मुझे मेरे नाम के आगे चोर लगवा दें, क्योंकि अक्सर लोगों को ये नहीं पता कि दूसरे लोगों को चोर क्यों कहा जाता है, जिनको बाहर निकाला गया था। आपको पता है इस चीज़ का? वो कौन से चोर हैं? वो हकीकत में टैक्स चोर हैं। वो हकीकत में टैक्स चोर थे।
जिनको सिर्फ टैक्स हटा के सिर्फ जिनको चोर चोर का नाम कह दिया गया। आप में से कितने लोग हैं जो टैक्स पे करते हैं? जीएसटी तो करते हैं। जीएसटी तो सारे पे करते हैं, मैं इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ। कितने लोग हैं जो इनकम टैक्स, हमारे पास कितने क्लाइंट्स आते हैं जो आके कहते हैं हसन भाई हम टैक्स हमारा कम करवा दें, टैक्स हमारा माफ करवा दें। इनकम है ना 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 भाई, इनकम बड़ी है। मैं जानता हूं ना, मेरे जो क्लाइंट्स हैं मुझे पता है ना उनका इनकम बड़ी है, लेकिन टैक्स नहीं देते। वो टैक्स नहीं देते, टैक्स नहीं देते और कहते हैं कि जी मेरा टैक्स बचा दें। वैसे खर्च करने पे हैं तो मतलब लाखों रुपए खर्च कर देंगे, हजारों रुपए का टैक्स नहीं दे सकते वो। तो हम उनको भी फिर क्या कहेंगे? चोर, टैक्स चोर। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको पता है कि इज्जत और जिल्लत तो अल्लाह ताला के इख्तियार है, जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे। ठीक है जी। तो एनीवेज, अब यहाँ पे कोर्ट कहेगी कि भाई साहब टैक्स पेयर को ये साबित करने की जरूरत नहीं है कि टैक्स ऑफिसर जो था वो डोमिनेटिंग पोजीशन में था। ठीक है, तो कोर्ट डायरेक्टली क्या करेगी? इससे पूछेगी हाँ भाई बताओ क्या सीन है, तुम डोमिनेटिंग पोजीशन में थे, लॉ प्रिज्यूम कर लेगा। इसी तरह से जी एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल वही है, जरूरत नहीं पड़ेगी उसको। वो तो हमने एग्जाम्पल समझाने के लिए मैंने आपको बताया ना, आप प्रिजम्पशन अब पढ़ा रहा हूं। इसी तरह से डॉक्टर और जो पेशेंट है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई है। ठीक है, अच्छा इसमें एक छोटी सी चीज है, बाज़ वो आई क्या आपने एक दो दफा पूछा है, दो डिफरेंट केस हैं, सेम बात करूंगा मैं लेकिन डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर। एक होता है डेटर और एक होता है क्रेडिटर। डेटर कौन होता है जी? जिसने कर्जा लिया होता है, जिसने वापस करना था। क्रेडिटर कौन होता है जी? जो कर्जा देता है, जिसको पैसे वापस करना। अब लॉ कहता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर, इस चीज को वो मेंशन नहीं करता बट इसको एक्सप्लेनेशन के अंदर, जब आप कोई भी कानून पढ़ते हैं तो हर कानून की एक्सप्लेनेशन होती है, तो उसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर इस चीज को मेंशन किया जाता है कि भाई साहब डेटर और क्रेडिटर इनमें भी एपरेंट अथॉरिटी हो सकती है। किसके पास होगी एपरेंट अथॉरिटी? क्रेडिटर के पास होगी। ठीक है, लेकिन इसमें देखना पड़ेगा कि डेटर और क्रेडिटर अगर तो बिजनेस ट्रांजैक्शन के हैं तो इनमें ऐसा रिलेशन नहीं है कि एक के पास अथॉरिटी और दूसरे के पास अथॉरिटी नहीं है। क्योंकि बिजनेस ट्रांजैक्शन में मिसाल के तौर पर अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, तो आप चीजें उधार पे ले भी लेते हैं, चीजें उधार पे बेच भी देते हैं। तो ये एक आपका नॉर्मल बिजनेस रूटीन होगा, इसमें किसी किस्म का दोनों पार्टीज में कोई डोमिनेटिंग वाला रिलेशन नहीं होगा। लेकिन अगर ये आम तौर पे कर्जा है, लोन वगैरह उधार है, उस सिचुएशन में जो क्रेडिटर होगा इसके पास डोमिनेटिंग पोजीशन में ये बंदा होगा और इसके पास एपरेंट अथॉरिटी मौजूद होगी। आई क्या आपने दोनों सिनेरियोस पूछे हुए हैं, एक बिजनेस का उधार का पूछ के, ठीक है, और उसके बाद फिर उसमें सिंपल लोन का उधार का पूछ के। तो इस चीज का आपने बड़ा ख्याल रखना है। ओके, बिजनेस ट्रांजैक्शन है तो हम क्या कहेंगे? कोई डोमिनेटिंग पोजीशन नहीं है। लेकिन अगर इसमें क्या है जी, अगर इसमें कोई आम तौर पर जैसे हम कर्जा लेते हैं, मकरूज है, एक बंदा कर्ज लिया हुआ है, हम क्या कह देंगे कि जनाब ये डोमिनेटिंग पोजीशन में था। मिसाल के तौर पर आई क्या आपका क्वेश्चन आपको बताता हूं मैं। मिसाल के तौर पर डेटर और क्रेडिटर में जनाब उसने कहा कि जी मिस्टर ए डेटर है और मिस्टर बी क्रेडिटर है। बी ने पैसे लेने थे ए से, अब बी ने एक नया कॉन्ट्रैक्ट किया ए के साथ, किस चीज का? इसने कहा जी मुझे थोड़े से पैसे और दो। कितने पैसे और दे दो? लेट्स सपोज उसने कहा जी मुझे आप 5 लाख रुपए और दे दो। कहते ठीक है, तुमने मेरे पहले भी पैसे देने हैं, 5 लाख तुम्हें मैं मजीद दे रहा हूं। अब अगर ये 5 लाख लेना है तो इंटरेस्ट रेट वुड बी 50%। अगर नहीं लोगे तो तुम्हें मेरा सारे का सारा कर्जा वापस करना पड़ेगा। सारे का सारा कर्जा क्या करो? अभी के अभी वापस करो। ये कर्जे की बात कर रहा हूं मैं, लोन की बात कर रहा हूं। तो हम क्या कहेंगे कि यहां पे क्या ये अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ? एपरेंट अथॉरिटी थी, यस, बी के पास एपरेंट अथॉरिटी थी। हम क्या मान लेंगे कि जनाब ये कोर्ट में जाके ए ने साबित नहीं करना बल्कि बी को साबित करना पड़ेगा कि उसने अनड्यू इन्फ्लुएंस चार्ज नहीं किया। क्लियर? लेकिन अगर दूसरा सिनेरियो बन जाए, कौन सा? बिजनेस सिनेरियो, जैसे कि ए बी से उधार पे चीजें लेता है। बी ने कहा कि भाई साहब मेरे पास चीजें पड़ी हैं 1 लाख रुपए की मालियत की, वो भी उठा लो,
ऐसे अक्सर हम लोग कहते हैं ना कि थोड़ी सी चीज नहीं भाई, सब सारी चीज लेके जाओ, नहीं तो जो मेरे पैसे हैं वो भी मेरे पैसे वापस करो। अब यहाँ पे बिजनेस ट्रांजैक्शन थी, तो क्या यहाँ पे डोमिनेटिंग पोजीशन प्रज्यूम कर ली जाएगी? हम कहते हैं नहीं भाई साहब, यहाँ पे डोमिनेटिंग पोजीशन हम प्रज्यूम नहीं करेंगे। क्लियर? क्लास वाले भाई ऑल ओके? समझ आई बात की? तो डोमिनेटिंग पोजीशन के लिए डेटर या क्रेडिटर के अंदर ये थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से है तो हम क्या मान लेंगे, लेकिन अगर हम बात करेंगे जनाब लोन कर्जे के तौर पर तो हम इसको क्या मानेंगे? ओके जी, समझ आ गई बात की? इसी तरह से टीचर और स्टूडेंट, नहीं अभी टीचर और स्टूडेंट की दूसरी बात है। यहां तक बेटा सब ओके? ओके जी, इसके बाद जनाब दूसरी सिचुएशन होती है जिसमें हम लोग कहते हैं कि जनाब फाइडूशरी रिलेशन, फाइडूशरी रिलेशनशिप बिटवीन पार्टीज। फाइडूशरी का मतलब होता है भरोसा, ट्रस्ट। अगर पार्टीज में ट्रस्ट का रिलेशन है, अब ट्रस्ट में कौन आता है? मतलब आप किसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं? पेरेंट्स के ऊपर, यानी कि पेरेंट्स और चिल्ड्रन, फियांस फियांसी, हस्बैंड वाइफ, ठीक है जी, टीचर स्टूडेंट्स। अब यहां पे मेडिकल अटेंडेंट और पेशेंट, ठीक है जी, इवन डॉक्टर्स, लॉयर्स और उनके जो क्लाइंट्स होते हैं वो, ठीक है, मतलब जिनके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं और बंदा इस अपनी पोजीशन का नाजायज फायदा उठाए। मिसाल के तौर पर जैसे भी मैंने आपको एग्जांपल दे दी कि मिस्टर ए और मिस्टर बी, डॉक्टर पेशेंट की एग्जांपल दे दी, ठीक है। हम फियांस और फियांसी की एग्जांपल दे देते हैं। फियांस और फियांसी की एग्जांपल हम कैसे देंगे? मिसाल के तौर पर ए जो है वो लड़का है और बी जो है वो लड़की है, और आपस में एक दूसरे के वो मंगेतर हैं। मैरिज हाल इतना नहीं होता भाई। एक कहानी में एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, सुना वो गाना, प्रेम कहानी में। अच्छा वापिस आ जाओ। अब हुआ क्या, शाका वाली मूवी देखी है आप लोगों ने? शाका किस किस ने देखी है वैसे शाका वाली मूवी? अजय देवगन की जो है वो शाका वाली मूवी में जब वो घड़े के ऊपर नहीं बजा रहा होता तो वो गाना सुनाता है, प्रेम कहानी में एक लड़का होता है, एक लड़की होती है। सुना? लड़का होता है, आतंकवादी नहीं होता। तो बेसिकली लड़का लड़की इस वजह से हमने लिखा है। एनीवेज, हुआ क्या? हुआ ये कि जनाब आपको पता है कि इंगेजमेंट के टाइम लड़का और लड़की दोनों जज्बाती होते हैं। लड़के ने कहा कि मैं अपना घर, अपना प्लॉट तुम्हारे नाम पे ट्रांसफर करता हूं। लड़की ने जनाब कहा कि ठीक है। अब ये घर ट्रांसफर इस वजह से कर रहा है कि जी मैं तुम्हें इस वजह से तुम्हारे घर अपना ट्रांसफर कर रहा हूं कि तुम मेरी जिंदगी में आ रही हो, मेरा जो सब कुछ है वो तुम्हारा है। ऐसा ही है ना? That's the point. कि मेरा जो सब कुछ है वो तुम्हारा है। तो लड़की ने क्या किया जी? लड़की ने वो प्लॉट लिया और प्लॉट लेके मुकर गई। समझ गया ना? अब हुआ क्या? लड़के ने जाके जनाब ये कोर्ट में कह दिया कि सर ये मेरी फियांसी थी, इसने मुझे कहा कि प्लॉट मुझे दे दो, मैंने इस पे यकीन करके प्लॉट इसको दे दिया। जब बेच तो इसने जो है वो मतलब खत्म कर दिया, सारा कुछ खत्म कर दिया, प्लॉट लेके चले गए। अब लॉ कहता है कि जनाब ये जो प्लॉट का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तुम दोनों के दरमियान क्या था? फाइडूशरी रिलेशनशिप था। तो इस वजह से एग्रीव पार्टी यहां पे कौन है जिसका नुकसान हो रहा है? वो कौन है? लड़की भी जा रही है और प्लॉट भी जा रहा है। नुकसान तो इसी बेचारे का हुआ ना भाई। दोनों में से कोई एक चीज मिल जाती, या प्लॉट मिल जाए या लड़की मिल जाए।
भाई साहब सर क्या कह रहे ना भाई, ना किया कर ऐसी बातें, तुम्हें अभी नहीं पता तुम वापिस आ जाओ। अच्छा हुआ क्या, सुन ले भाई साहब, लास्ट पे आप बैठ जाए यार, ऊपर से बातें कर रहे हैं, क्या नोट कर रहे हैं? अच्छा, तो अब हुआ ये कि कोर्ट ने कहा कि भाई साहब जिसका नुकसान हुआ, जो अग्रीव पार्टी है, वो जारी बात है वो तो बेचारा रोएगा ही बैठ के। तो अब यहाँ पे लड़की डोमिनेटिंग पोजीशन में थी, तो अब लॉ कहते हैं जो लड़की को साबित करना पड़ेगा कि इसने अपना इन्फ्लुएंस इसके ऊपर इंड्यूस नहीं करवाया, एक्सरसाइज नहीं करवाया। क्लियर? अगर तो ये साबित कर देती है कि नहीं सर ऐसा कुछ नहीं था, इसने अपनी मर्जी से दिया प्लॉट, मैंने इसे कुछ कहा भी नहीं था, तो एमए जो है वो इसने प्लॉट मुझे दे दिया, मुझे कहता है कि ठीक है तुम प्लॉट तुम्हारे नाम पे कर दो, तो मैंने इसको मना भी किया, मतलब वो सिचुएशन वो इसके ऊपर है, वो कैसे साबित करती है? क्लियर? अच्छा जी, अब तीसरी सिचुएशन, इसी तरह से टीचर और स्टूडेंट के दरमियान, पेरेंट्स और चिल्ड्रन के दरमियान, जहां पे ट्रस्ट का रिलेशन हो। ठीक है जी, अब जनाब इसमें तीसरी सिचुएशन, contract with a person whose mental capabilities are affected due to age or इलनेस, किसी एज ज़्यादा होने की वजह से या बीमारी की वजह से उसका दिमाग ठीक तरीके से काम नहीं करता। अगर आप ऐसे बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो हम क्या कहेंगे जनाब, आप क्या हैं डोमिनेटिंग पोजीशन में, लॉ में साबित करने की आपको जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी प्रिज्यूम कर लिए जाएंगे जनाब आप डोमिनेटिंग पोजीशन में। समझ रहे बात को? इंडिया का जनाब एक केस हुआ, इंडिया में एक बेटे ने, ये नॉर्मल रूटीन में आजकल भी ऐसा चल रहा है, मिस्टर ए उसका नाम, और एक बाप जनाब बी, बेटे ने क्या किया जी, बाप से सारी की सारी जो जायदाद थी वो अपने नाम पे ट्रांसफर करवा दी। ठीक है, अब जारी बात है एक मिस्टर सी था, वो भी इसी का बेटा था। जब वो पता चला कि जनाब बेटे ने बाप को भी घर से निकाल दिया और भाई को भी, तो फिर पता चला कि जनाब मिस्टर ए ने तो सारी की सारी जायदाद जो है वो अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा दी। प्रॉपर्टी सारे के कागजात किसके नाम पे हैं? उस बंदे के नाम पे हैं। ऊपर जनाब वो साइन शाइन हुए थे मिस्टर बी के। तो फिर बेटा जो था उसका मिस्टर सी, ये कोर्ट में गया और कोर्ट में जाके उसने कहा कि सर जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ये कॉन्ट्रैक्ट अनड्यू इन्फ्लुएंस से हुआ और बी जो है इसके जरा एज ज्यादा हो चुकी है, इस वजह से इनको समझ नहीं आया कि ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, इनकी मेंटल कैपेबिलिटीज जो है वो इफेक्टेड हैं ड्यू टू एज। अब यहां पे जनाब कोर्ट ने कह दिया कि बिल्कुल ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि मिस्टर ए जो है ये डोमिनेटिंग पोजीशन में है, तो मिस्टर ए आप साबित करें कि आपने अनड्यू इन्फ्लुएंस जो है वो इंपोज नहीं किया। अगर ये साबित कर देगा कि उसने अनड्यू इन्फ्लुएंस चार्ज नहीं किया तो कॉन्ट्रैक्ट ठीक है, अगर नहीं तो फिर क्या होगा अभी थोड़ी देर में देख लेते हैं। समझ आई बात की? यहां तक कि मसले मसाइल ओके। तो जनाब अगर आपकी मेंटल कैपेबिलिटीज जो है वो बंदे की एज की वजह से या किसी बीमारी की वजह से वो इफेक्ट हो चुकी हैं, तो अगर आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो लॉ कहता है जी हम एज्यूम कर लेंगे कि आप डोमिनेटिंग पोजीशन में थे, अब आपको साबित करना है। क्लियर? अब मिस्टर ए या कोई भी जो बंदा जो डोमिनेटिंग पोजीशन में है वो कैसे साबित करेगा, इसके बारे में भी कानून ने थोड़ा सा बता दिया। उसने कहा जी 3 सिचुएशंस हैं जिसमें डोमिनेटिंग पर्सन रिबर्ट कर सकता है चार्जेस को एक्यूज को। कौन से? अब ये आपकी बुक में नहीं है, अब ये आपकी बुक में नहीं है, ये उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए लिख लें या इसको समझ लें, एक ही बात है। आपकी बुक में ये नहीं, लेकिन उसके ऊपर आई क्या आपने केस स्टडीज पूछे हुए हैं।
तो हम कहते हैं जनाब आपके पास डोमिनेटिंग पर्सन्स रिबटल, कि वो रिबटल कैसे देगा, वो आंसर कैसे करेगा कोर्ट में। पहली बात वो क्या करेगा कि सर वो डोमिनेटिंग पोजीशन में था, नो डाउट, बट प्राइस वॉज एडिक्वेट। प्राइस वॉज एडिक्वेट, जो उसने प्राइस चार्ज की है एग्रीमेंट की, कॉन्ट्रैक्ट की, जिससे उसको फायदा मिल रहा है, जो भी है, वो प्राइस जो थी वो बिल्कुल एडिक्वेट थी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। नंबर 2, एग्रीव्ड पार्टी was aware of terms of contract। जो अग्रीव पार्टी थी उसको पता था कि मैं कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, उसको मैंने बताया था। ओके, तीसरी चीज, एग्रीव्ड पार्टी had an opportunity to discuss the contract with others, कि मैंने अग्रीव पार्टी को ऑप्शन दी थी, एक अपॉर्चुनिटी दी थी कि भाई तुम जाके घर से जाके पूछ लेना, डिस्कस कर लेना इस कॉन्ट्रैक्ट को किसी के भी साथ जिसको तुम ठीक समझते हो। हम अक्सर कहते हैं ना कि भाई आप ये चीज़ ऐसे है, इसकी प्राइस इतनी है, आप ऐसा करना, आप घर में जाके इसको ऊपर बकायदा सोच विचार करके मुझे बता देना, ठीक है जी। अब जैसे डॉक्टर का केस हमने बताया कि लेट सपोज डॉक्टर ने क्या कहा था, डॉक्टर ने कहा था जी मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हारे से 10 लाख रुपए लूंगा इस ऑपरेशन के, ठीक है जी, मैं क्या करूंगा 10 लाख रुपए लूंगा इस ऑपरेशन के। बी ने क्या कहा, बी ने कहा जी ठीक है। अब डॉक्टर अगर ये क्लियर कर देता है कि भाई साहब मैं बाकी जगह पे बेशक इसका ऑपरेशन 1 लाख रुपए में हो जाता है, लेकिन क्योंकि हमारा हॉस्पिटल महंगा है, मेरा एक्सपीरियंस ज्यादा है, तो इस वजह से मेरे जो प्राइस तुम्हारे से चार्ज कर रहा हूं वो एडिक्वेट है, यहां पे इतनी ही प्राइस हम लोग लेते हैं। देखिए आप कोई ऑपरेशन किसी सरकारी हॉस्पिटल से करवाएं, अगर वही ऑपरेशन आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से करवाएं तो जमीन आसमान का फर्क है प्राइसेस के अंदर, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं जनाब कि यहाँ पे सर यही रेट है, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल है, इनके चार्जेस ज्यादा होते हैं, इनकी फैसिलिटीज ज्यादा होती हैं, हम डॉक्टर्स का एक्सपीरियंस ज्यादा है, वट एवर द केसेस, हम कहेंगे जनाब इस वजह से हमारी प्राइस क्या है, एडिक्वेट। दूसरा, फिर डॉक्टर अगर ये बता दे कि भाई साहब आपका ऑपरेशन जो मैं कर रहा हूं उसमें ये कुछ शामिल होगा, मेरी फीस है, मेडिसिन नहीं है, सिर्फ मेरी फीस है, और तुमने ये फीस सबमिट करवानी है ऑपरेशन से पहले पहले या ऑपरेशन के फौरन बाद, फीस जमा करवाओगे तो हम जो है वो तुम्हें जो यहाँ से निकालेंगे, अदरवाइज हम करवा देंगे तुम्हें। टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन की थी, और घर में जाके एक दफा पूछ लो, अगर फी पे कर सकते हो तो ऑपरेशन करवा लो। समझे बात को? अगर ये तीनों के तीनों सिचुएशन मीट करती हैं तो हम क्या कहेंगे कि भाई साहब अब इसने डोमिनेटिंग पार्टी ने रिबटल दे दिया, अब हम क्या समझ लेंगे कि एंटी इन्फ्लुएंस चार्ज नहीं हुआ। लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं लिखा हुआ जी। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। तो उसमें कहेगा जी मेरा मतलब उसको ये चीजें साबित करनी पड़ेंगी ना कि मेरा बाप जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था तो उसको पता था कि मुझे दे रहा है वो, ठीक है। इसी तरह से जनाब हमने तमाम बहन भाइयों से डिस्कस कर लिया हुआ था, समझ रहे बात को? तो ये एक अगर नहीं पूरा हो रहा तो बाकी फुलफिल होने चाहिए। सर टेक्निकली तो जो पैरालेलिटी वाला पॉइंट है वो यही एंटी इन्फ्लुएंस हुआ कि वो अपनी एबिलिटीज को यूज करके उसको कह रहा है। किसको यूज करके? अपनी एबिलिटीज को, मतलब अपनी पोजीशन। एबिलिटी नहीं, पोजीशन और एबिलिटी में फर्क है। पोजीशन के मतलब उसकी एक्सपीरियंस आ गया है। नहीं, वो उसकी पोजीशन नहीं है, वो उसकी स्किल्स हैं। कोई भी बंदा, हमने पढ़ा था कंसिडरेशन, जो बंदा जो चीज़ दे रहा है, जो सर्विसेज या कोई चीज़ दे रहा है, वो अपनी मर्जी की प्राइस चार्ज कर सकता है, थोड़ी से थोड़ी भी, ज़्यादा से ज़्यादा भी। अगर आपको समझ आती है तो ठीक, समझ रहे बात को? अगर फॉर एग्जाम्पल
अगर आप टीचर की हम लोग बात ले लेते हैं, लेट्स सपोज एक बंदा एक टीचर है, हर